तो गाइस अनकाइंडी एवेंजर्स की मेन स्टोरी में आपने देखा कि हैवॉक, कैप्टन अमेरिका और जेनेट एपोकलिप्स ट्विंस के बेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूरिल और ईमेन स्कारलेट विच के सामने एक ऑफर रखते हैं म्यूटेंट्स का मसीहा बनने का, इंसान और म्यूटेंट्स के बीच की लड़ाई को रोकने का, ताकि वो अपनी पावर्स का यूज करके पूरी म्यूटेंट रेस को एक नए वर्ल्ड में ले जा सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरिल और ईमेन दिखाए जाते हैं जो कि छोटे बच्चे हैं और इस टाइम रेड स्कल के कैंप्स के अंदर बंद हैं, या फिर कहूँ कि रेड ऑनस्लॉट के कैंप के अंदर बंद है। यूरिल अपनी बहन का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भाग रहा है। ईमेन बोलती है कि उन्होंने अलार्म बजा दिया है। यूरिल बोलता है साउथ गेट्स कार्गो के लिए खुले हुए हैं, स्टार्क ने प्रॉमिस किया था, भागो और उम्मीद करो कि हम हाउंड से ज्यादा तेज भागे। और गाइस हाउंड्स असल में शिकारी कुत्तों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हाउंड्स असल में म्यूटेंट हैं। जब ये दोनों साउथ गेट्स के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो तो बंद है। तब कैंग उनसे बोलता है ऑफ कोर्स ये बंद है, क्योंकि तुमने एक इंसान के ऊपर यकीन किया। तुम रेड स्कल के कैंप्स के अंदर 1 साल बिता चुके हो और देख चुके हो कि इंसान किस तरीके से म्यूटेंट से नफरत करते हैं। अब तक तुम्हें सीख जाना चाहिए था। तभी वहाँ पे एहब आता है जो इन कैंप्स को चला रहा है और बोलता है देखो तो हमें यहाँ पे कौन मिला है, उस मास मर्डरर वॉरेन वर्थिंगटन के बच्चे, और जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। एहब अपनी हाउंड रेचल से कहकर इन दोनों बच्चों को पनिश करने के लिए बोलता है और फिर यूरिल से पूछता है तो क्या ये तुम्हारा आइडिया था? झूठ मत बोलना, अगर तुम झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। जिसपे ईमेन बोलती है कि ये मेरी गलती थी, मैंने गेट खुला देखा और मैं भागने लगी और फिर मेरा भाई भी मेरे पीछे भागने लगा। यह बोलता है तो तुमने गेट खुला देखा तो ठीक है, हम नहीं चाहते कि तुम और कोई चीज देखो, वरना तुम अपने साथ अपने भाई को भी मरवा दोगी। यह यूरिल से बोलता है इसकी आंखें छीन लो वरना मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा, और जल्दी करो, मैंने तुम्हारे पंख खोल दिए हैं। हालांकि यूरिल हिचकिचाने लगता है, जिसपे कैंग यूरिल से बोलता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो इसे मार देगा, और फिर यूरिल ईमेन की आंखों पे अटैक कर देता है। यह बोलता है कि इन दोनों को वापस पिंजरे के अंदर डाल दो। अब कैंग इन दोनों बच्चों से बोलता है इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि इंसान म्यूटेंट से नफरत करते हैं। तो गाइस अब हम प्रेजेंट में चलते हैं। जीन ग्रे स्कूल ऑफ म्यूटेंट्स। द बीस्ट कह रहा है क्या कोई मुझे बताएगा कि जब कभी एपोकलिप्स से जुड़ी हुई कोई चीज सामने आती है तो ये वुल्वरीन गायब क्यों हो जाता है? किटी बोलती है स्टॉर्म, जब उसने तुमसे बात की थी तब उसने तुम्हें एक वार्निंग बताई थी। स्टॉर्म बोलती है कि उसने कहा था कि एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और ये बोला था कि वॉरेन और इवान को छुपा कर रखना। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि वारन तो मर चुका है, और मुझे भी ये बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। खैर वॉरेन इनसे पूछता है कि क्या बात है, जिसपे इवान बोलता है कि एक नया एपोकलिप्स बन चुका है। बीस्ट बोलता है असल में 2 एपोकलिप्स बन चुके हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इवान बोलता है कि मुझे एक फीलिंग आई थी। अब हम न्यू चार्ल्स जेवियर स्कूल ऑफ म्यूटेंट्स में चलते हैं, जिसे साइक्लोप्स ने बनाया है, और वो अपने म्यूटेंट साथियों से पूछता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हर एक म्यूटेंट को कैसे ले जा सकते हैं, और हमसे बातचीत किए बिना एक नया एपोकलिप्स कैसे बन सकता है। जिसपे वो म्यूटेंट्स बोलते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ और दोस्त होते तो हमें पता चल जाता, लेकिन वो लोग इतनी बड़ी चीज कैसे कर सकते हैं। तब एक दूसरी म्यूटेंट बोलती है कि मैजिक का यूज करके, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर मुझे कोई ऐसा नहीं जान पड़ता जिसके पास इतनी ताकत हो। साइक्लोप्स बोलता है कि मैं जानता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास इतनी पावर है, असल में एक औरत है जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इधर वांडा वंडरमैन के पास पहुंच चुकी है। क्रीम रिपर बोलता है ये देखो भाई, तुम्हारी लॉलीपॉप तुमसे मिलने आई है। वांडा बोलती है साइमन को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ग्रीम रिपर बोलता है ठीक है, अच्छा है, ओके, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, और जब मैं पहले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था तो उस टाइम तो मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। तुम तो जानते ही हो कि बार बार मरकर जिंदा होना तुम्हें पागल बना देता है, और मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी मैजिक को बंद कर देता हूँ तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन था। रोग ने मेरी भाई की पावर्स लेकर मेरी गर्दन तोड़ दी। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो शायद मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो वंडरमैन को मार सकता है तुम्हारे अलावा। वंडरमैन वांडा से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वांडा बोलती है कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एपोकलिप्स ट्विंस हमको चूज करने दे रहे हैं। वंडरमैन पूछता है क्या मतलब कि वो हमको करने दे रहे हैं? वांडा बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, और मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं करूंगी। वंडरमैन पूछता है आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया
जो तुम मेरे बिना नहीं कर सकती और नहीं करोगी। वांडा बोलती है कि हमारे सामने एक दो राह आ चुका है। रेड स्कल जेवियर की टेलीपैथी का यूज म्यूटेंट्स के खिलाफ करना चाहता है और वॉरेन वॉशिंगटन ने एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। वुल्वरिन की एक्स फोर्स ने एक बच्चे को मार दिया और चार्ल्स जेवियर को उसी के सबसे अच्छे स्टूडेंट ने मार दिया। इन सब का यूज करके रेड स्कल इंसानों को म्यूटेंट से लड़वाएगा। वो एक वॉर शुरू करेगा। वंडरमैन बोलता है कि इन ट्विंस ने हजारों लोगों को मार दिया, अवेंजर्स इनके साथ काम नहीं कर सकते। वांडा बोलती है कि हमें कुछ करना होगा, एक साथ मिलकर हम इंसानों और म्यूटेंट्स की लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। वंडरमैन पूछता है बस मुझे ये बताओ कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। वांडा बोलती है कि वो चाहते हैं कि हम म्यूटेंट्स को उनकी आर्क के अंदर डाल दें, यानी कि उनके शिप के अंदर पहुंचा दें, म्यूटेंट्स को एक नए वर्ल्ड के अंदर ले जाएं। वंडरमैन बोलता है कि ये तो पागलपन है। वांडा बोलती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रेड स्कल को रोका नहीं जा सकता और हमें वो सब देखना पड़ेगा जो रेड स्कल म्यूटेंट्स के साथ करेगा। अब सीन चेंज होता है। द अकाबा सोसाइटी, सिटी ऑफ सोकोट्रा, जहाँ पे दो गार्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जेनेट आती है और इन दोनों को सुला देती है और फिर वापस कैप्टन और हैवॉक के पास आ जाती है। फिर थोड़ी सी इधर उधर की बातें होती हैं और फिर कैप्टन बोलता है कि एक बार हम अंदर पहुंच जाएं तो हमें उस टैक्यून डैम को बंद करना है और हमारा काम पूरा हो जाएगा। हैवॉक बोलता है और उस डैम के बंद होने के बाद कैंग अपनी सेना लेकर यहाँ पे पहुंच जाएगा और ऐसा तभी होगा अगर हम कैंग के ऊपर यकीन करते हैं। वो अवेंजर्स की मदद मांगने के लिए कभी इतना उतावला नहीं होगा अगर सिचुएशन इतनी बुरी ना होती। कैप्टन बोलता है और अगर ऐसा होता है तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और गाइस वैसे ये लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और अभी इन दोनों का सामना उन हॉर्समैन के साथ नहीं हुआ है। इसके बाद ये लोग दो और गार्ड्स को सुलाते हैं। अब की बार हैवॉक अटैक करता है क्योंकि इसने काफी टाइम से अपने मुक्के नहीं चलाए हैं। और फिर हैवॉक और जेनेट के बीच थोड़ी सी रोमांटिक बातें होती हैं, लेकिन कैप्टन इनको मिशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोलता है। तभी इनके सामने बैंशी आता है और बोलता है कि तुम काफी अंदर तक पहुंच चुके हो, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, और इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। कैप्टन बैंशी की तरफ अपनी शील्ड फेंकता है, लेकिन बैंशी अपनी आवाज से शील्ड को वापस कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंक देता है। कैप्टन काफी जोर से नीचे गिरता है और फिर बैंशी कैप्टन से उसके पास्ट के बारे में बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका अमेरिकन नहीं है बल्कि वो एक आयरिश है। वो कैप्टन को अपनी आवाज से बहरा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो मानता है कि कैप्टन म्यूटेंट्स की बातें नहीं सुन रहा है और उनकी मदद नहीं कर रहा है। तभी हैवॉक बैंशी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि कैप्टन अमेरिका इस वर्ल्ड को बचाने में बिजी था और उसने एक्समैन के ऊपर यकीन किया कि हम खुद अपनी मुसीबतें सुलझा सकते हैं। बैंशी बोलता है ये तुम बोल रहे हो जिसने अपने खुद के लोगों को बेच दिया। इधर वांडा वंडरमैन से कह रही है कि मैं एक स्पेल कास्ट करूंगी और तुम इसे पावर देना और हम सब म्यूटेंट्स को आर्क के अंदर ले आएंगे। वहाँ पे क्रायोजेनिक स्लीप चैम्बर्स हैं जो कि म्यूटेंट्स को आने वाली यात्रा के लिए तैयार करेंगे। हम उन्हें जुपिटर पे ले जाएंगे और हमारी मदद से हम उस प्लेनेट को एक ब्लू प्लेनेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जो म्यूटेंट्स का नया होम वर्ल्ड बनेगा। वंडरमैन बोलता है कि तुम जानते हो कि ये सब पागलपन है, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हर एक अवेंजर की मदद मांगेंगे और रेड स्कल को हरा देंगे, इन सब को होने से रोक लेंगे। वांडा बोलती है कि रेड स्कल हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मेरा यूज करके इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अगर मैं अर्थ पे रही तो रेड स्कल मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेगा, वो मेरा यूज करके एक वॉर शुरू करेगा और वो पहले भी इसकी कोशिश कर चुका है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं उसके कंट्रोल में नहीं आ जाऊंगी। उसी ने मुझे ऐसा बोला था। वंडरमैन बोलता है कि कोई दूसरा रास्ता होगा, हमें बस सोचने की जरूरत है। वांडा बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, रेड स्कल इस पूरी दुनिया को कन्वर्ट कर देगा और इंसान पहले से ज्यादा खून के प्यासे हो जाएंगे और ये सब मेरी गलती होगी। मैं पहले भी म्यूटेंट्स के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, उन सबको छुपने पे मजबूर कर चुकी हूँ। उन सब लोगों ने जिंदा रहने के लिए जेवियर के सपने को छोड़ दिया। वंडरमैन बोलता है कि उस टाइम पे तुम एक कठपुतली थी। वांडा बोलती है लेकिन मैं इतनी ताकतवर नहीं थी और इसीलिए डॉक्टर डूम ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी वो मेरी पावर थी जिसने म्यूटेंट्स की पावर छीन ली। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रेड स्कल को मुझ तक मत पहुंचने दो, मुझे प्रॉमिस करो। वंडरमैन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांडा बोलती है कि कितने ही लोग इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं और कितने ही लोग मारे जाएंगे जब तक हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इधर यूरिल और इमीन इन दोनों को देख रहे हैं। यूरिल पूछता है क्या ये लोग ऐसा करेंगे। इमीन बोलती है कि वांडा जानती है कि हमने उससे सच बोला है। वो जानती है कि म्यूटेंट्स को बचाने का यही
एक तरीका है, लेकिन वंडरमैन हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ग्रिल पूछता है, लेकिन क्या अब उसने डिसाइड कर लिया है? मीन बोलती है, हाँ, और इससे पहले कि हमने टैक्योन डैम चालू किया था मैंने उसका फ्यूचर देखा था। वंडरमैन वांडा को वो पावर देगा जिसकी वांडा को जरूरत है। वो ये सब वांडा को बचाने के लिए करेगा, ये पक्का करने के लिए कि वांडा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जा सके। वो वांडा के प्यार के लिए ये सब करेगा। और हालांकि वंडरमैन ये बात नहीं जानता, लेकिन वांडा उससे हमेशा प्यार करती है। साल 4145, द कैंग डायनेस्टी। कैंग का बेटा मार्कस कैंग के पास भागते हुए आता है और बोलता है, फादर, वो ट्विंस भाग चुके हैं, वो अपने टाइम में वापस जा चुके हैं। कैंग बोलता है, ऑफ कोर्स वो जा चुके हैं, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जल्दी ये लोग म्यूटेंट्स को साफ कर देंगे, मेरे घर से उन चूहों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन तभी कैंग के आसपास की जमीन हिलने लगती है। मार्कस बोलता है, आप समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ भागे नहीं है, वो अपने साथ यान बियोन को भी ले गए हैं। तब एपोकलिप्स ट्विंस एक होलोग्राम के थ्रू इन दोनों के सामने आते हैं और बोलते हैं, और हमने यान बियोन का यूज काफी अच्छी तरीके से किया है। ये सब खून खराबा, दर्द और मौत, ये सब तुमने किसके लिए की? एक छोटी सी टाइमलाइन को बचाने के लिए? कंग्रेचुलेशंस कॉन्करर, तुम एक दिन के लिए राजा बने रहे होगे, लेकिन तुमने हमें काफी अच्छी तरीके से सिखाया। और अगर तुम्हारे सामने ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे प्लान काम कर चुके हैं। टाइम स्टॉर्म शुरू हो चुका है, तुम्हारे वर्ल्ड को खत्म किया जा रहा है, और जब तक तुम्हें यह मैसेज मिलेगा तब तक तुम्हारा वर्ल्ड खत्म हो चुका होगा, हिस्ट्री बदल चुकी होगी। तुम एक सिंपल बच्चे हो और जिसके सिंपल ख्वाहिशें हैं, जैसे कि तुम्हारी ट्रॉफीज, और इन ट्रॉफीज को बड़ी आसानी से तुमसे छीना जा सकता है। और गाइस, तब कैंग को पता चल चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो अपने महल से बाहर भागता है और देखता है कि वहाँ पे एक टाइम स्टॉर्म आ चुका है जो कि उसके वाली टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने लगा है।